हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबने पिछली क्लास में देखा कि जो हमारा होम मैनेजमेंट होम साइंस का ब्रांच है, इसके क्विक रिवीजन के लिए हमने शॉर्ट नोट्स को तैयार करना शुरू किया है। उसमें से हमने पार्ट 1 को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा होम मैनेजमेंट का जो बेस था कि होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन में जो प्रबंधन है उससे संबंधित कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा गृह प्रबंधन है उस गृह प्रबंधन में मैनेजमेंट का जो है हमने पूरा स्टेप पढ़ लिया। उस स्टेप को पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि प्रबंधन करते समय आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना था। हमें किस लिए कर रहे थे? ये प्रबंधन हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे थे। ये स्टेप तो हमें पता हो गया था प्रबंधन के चरण में, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब हम उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं तो किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। इसमें देखिएगा, सबसे पहले है कि पारिवारिक संसाधन क्या होता है, यानी कि हमारे परिवार में जो भी कार्य किया जा रहा है अपने लक्ष्यों और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जो संसाधन हैं वो किस प्रकार के संसाधन है, उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ये सारे टॉपिक्स देखिए। पारिवारिक संसाधन जो है इसे 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप बहुत थ्योरी बेस पे मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें पारिवारिक संसाधन का वर्गीकरण जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। ये पूछा जा सकता है कि जो भी यहाँ पे संसाधन दिए गए हैं वो किस विद्वान के द्वारा दिए गए हैं, या इस बात को, इस वर्गीकरण को किस विद्वान ने कहा है। तो देखिएगा, पारिवारिक संसाधन को 2 विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बांटा। एक है ग्रास व कैंडल और दूसरे हैं निकिल व डार्सी। ये दोनों विद्वान हैं। इन दोनों विद्वानों का गृह प्रबंधन में बड़ा योगदान रहा है। अब देखिएगा, जो ग्रास व कैंडल है इन्होंने पारिवारिक संसाधन को मानवीय और अमानवीय 2 भागों में बांटा। अब देखिए ना, ये है कि सेकंड पार्ट में क्या कहा गया। तो ये जो निकिल व डार्सी हैं इन्होंने भी संसाधन को मानवीय और अमानवीय में ही डिवाइड किया। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है देखना कि आखिरकार ये 2 भागों में इन्होंने भी डिवाइड किया, 2 भागों में इन्होंने भी डिवाइड किया, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या पाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मानवीय संसाधन पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन में ढेर सारे संसाधन का नाम दिया जा सकता है। ज्ञान हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कौशल हो गया, किसी का जो अंदर का अपना एप्टीट्यूड है, ये सारे वर्ड आपको ऑप्शन में दे दिए जाए और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा मानवीय संसाधन है, कौन सा अमानवीय संसाधन है। तो ऐसा संसाधन जो व्यक्ति के अंदर निहित होता है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायक होते हैं, लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होते हैं, वो मानवीय संसाधन होते हैं। इसे हम क्या करते हैं, जो मानवीय संसाधन है उसे कोई व्यक्ति ना ही छू सकता है ना चुरा सकता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। और फिर जो अमानवीय संसाधन है, जैसे कि भौतिक साधन जो भी हैं, जैसे कोई भी वस्तु रखी है, टेबल है, चेयर है, पुस्तक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, या फिर उसे कोई चुरा भी सकता है, ले सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अमानवीय संसाधन है। लेकिन जो मानवीय है वो व्यक्ति के अंदर निहित है। जैसे व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का कौशल, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग जो व्यवहार है, जो ज्ञान है, ये कोई चुरा नहीं सकता है, ना कोई स्पर्श कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में यही डिफरेंट पाया गया कि मानवीय संसाधन जो व्यक्ति के अंदर निहित है और जो बाहर है वो क्या है, अमानवीय संसाधन है। तो ये दोनों ही संसाधन मिलके हमारे पारिवारिक संसाधन होते हैं और ये दोनों ही मिलके हमारे मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। तो देखिए, जो ग्रास व कैंडल है इन्होंने मानवीय में बताया कि परोपकार, ज्ञान, व्यवहार, व्यक्ति के अंदर जो संवेग है, संवेग का मतलब जो वेग है, आवेग अंदर से जो निकल रहा है वो है, ये चीज़ें जो हमारे अंदर निहित है वो क्या है, संवेग है। और ग्रास व कैंडल ने मानवीय संसाधन के अंतर्गत समय को भी रखा है। ग्रास व कैंडल का कथन है कि जो समय है वो हमारा मानवीय संसाधन है, यानी कि व्यक्ति के अंदर निहित रहने वाला है।
इसे कोई चुरा नहीं सकता है, ना ही कोई स्पर्श कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ग्रास व कैंडल ने क्या किया है कि समय को मानवीय संसाधन बता दिया है। वहीं पे अमानवीय संसाधन में पेन, कपड़े, पेंसिल, ऐसे कोई भी वस्तुएं जो है वो सब अमानवीय में रखा। वहीं पे देखिए जब निकिल व डार्सी ने अपना वर्गीकरण किया मानवीय और अमानवीय संसाधन का, तो इन्होंने भी वही चीजें रखी। मानवीय में रखा कि परोपकार, ज्ञान, व्यवहार व संवेग को रखा, लेकिन समय को इसमें नहीं रखा है। इन्होंने ये समय को अमानवीय में रखा है। ये ध्यान से आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें मानवीय में वही है, इसमें भी वही है, संवेग में वही है और इसमें भी वही है। बट डिफरेंट ये है कि ग्रास व कैंडल ने समय को मानवीय बताया है और निकिल व डार्सी ने समय को अमानवीय बताया है। दोनों को अगर आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि पारिवारिक संसाधन जो होता है वो दो होते हैं। कौन कौन से? मानवीय और अमानवीय। वर्गीकरण दो विद्वानों के द्वारा किया गया। सबसे पहले ग्रास व कैंडल, फिर निकिल व डार्सी। इनके पहले नाम से याद रखिएगा, ये ग है, ग से इनका नाम ग्रास व कैंडल। ग्रास ग से शुरू है, निकिल जो है न से शुरू है। वर्णमाला में ग पहले आता है, न बाद में आता है, ठीक है। और मानवीय अमानवीय इधर भी है, मानवीय अमानवीय इधर भी लिखा है। ये याद है, ग्रास व कैंडल ने पहले वाले में समय को रखा, यानी कि मानवीय में, और बाद में जो रखा है निकिल व डार्सी ने, इन्होंने बाद वाले में रखा है समय को, यानी कि अमानवीय में रखा है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ग से ग्रास है, न से निकिल। ग पहले आता है वर्णमाला में, न बाद में आता है। और पहले जो मानवीय में समय को रख दिया इन्होंने, बाद वाले में अमानवीय जो बाद में आ रहा है उसमें समय को रखा। बस यही अच्छे से कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे जब हम बढ़ते हैं, पारिवारिक संसाधन जो ये विद्वानों के द्वारा वर्गीकरण किया गया, इसके अतिरिक्त भी है जो संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसमें से एक सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिसे हम पूरे समुदाय के द्वारा प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो पब्लिक चीजें होती है जिनको पूरी पब्लिक, पूरा समुदाय प्रयोग कर रहा है, जैसे बैंक हो गया, रेलवे, पुस्तकालय, पार्क, मंदिर, न्यायालय, हॉस्पिटल। इस प्रकार के जो भी ऐसी चीजें हैं, ऐसे पब्लिक प्लेसेस, ऐसी पब्लिक चीजें जहाँ पे आप अकेले नहीं, आपका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी पब्लिक, पूरा समुदाय प्रयोग कर रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो सामुदायिक संसाधन होता है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो हमें हमारे प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और उनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिसे हम दूसरे रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन वही अनवीकरणीय संसाधन जो है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा सकता है, बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। दोनों के एग्जाम्पल में देखिएगा, जो नवीकरणीय, इसमें बिजली, हवा, पानी, प्रकाश, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है और इसे कृत्रिम विधि के द्वारा भी हम प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो अनवीकरणीय संसाधन है, इसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सारी चीजें एक बार हम जो प्रयोग कर लेते हैं वो जल जाता है, दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं इस संसाधन के रूप में। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि जो पानी है ये नवीकरणीय कैसे हो गया, यानी कि प्रकृति से जो हमें जल की प्राप्ति हुई है, नदियों, झरनों, तालाबों से, इसके अतिरिक्त भी हम क्या कर रहे हैं, पानी का प्रयोग फिर से कर पा रहे हैं। जैसे कि जो भी यूज किया जाता है पानी, वो क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है और फिर से जब जलवाष्प बन करके उड़ता है और फिर से बादल के द्वारा बारिश होती है, तो वो जल हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। और वहीं देखिएगा कि नदी, झील, झरनों से जो पानी में प्राप्त हो रहा है, उसके अतिरिक्त भी तो हम अपने घरों में नलकूपों के द्वारा भी पानी को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन सबको क्या किया गया है, बिजली, हवा, पानी, प्रकाश, इन सबको नवीकरणीय के अंतर्गत रखा गया। लेकिन अनवीकरणीय में मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सबको रखा गया। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, पारिवारिक संसाधन के ये सारे पॉइंट्स आपको कवर हो गए होंगे, अच्छे से याद हो गया होगा। आप एक एक पॉइंट को यहाँ से नोट करके अपना शॉर्ट नोट्स लिखते जाइए। इसके बाद हम बात करेंगे, ये संसाधन हमारे पास हो गए, अब हमें क्या करना है कि हमें अपने समय,
अपनी शक्ति और धन जो है हमारे पास, ये जो तीनों संसाधन हैं हमारे पास, उनका व्यवस्थापन हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि इन्हें किस प्रकार से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, इनका चरण पूछा जा सकता है। अगर समय, शक्ति व धन व्यवस्थापन का चरण पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या है, सूची, फिर है अनुमान, फिर है समायोजन, फिर योजना लिखना। ये जो चारों स्टेप है ये समय, शक्ति व धन व्यवस्थापन के चरण है। इसमें से तीनों में से किसी एक का भी अगर पूछा जाता है तो भी स्टेप यही होगा, क्योंकि इसमें ये देखिएगा, अगर हम यहीं पे शक्ति व्यवस्थापन की बात करते हैं तो जो सूची है, सबसे पहले हमारे पास जो है, जो शक्ति है, जितना श्रम हम कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, उसका हम क्या करेंगे, कार्य, जो हमारा कार्य है उस कार्य का हम एक सूची बना लेंगे। उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे कि हमारे पास उतनी क्षमता है या फिर नहीं है कार्य करने की। फिर क्या करते हैं कि उसमें अगर कुछ कमी या दिखता है तो उसमें समायोजन करते हैं कि किस प्रकार से अपने कार्य को पूरा करें। फिर लास्ट में जो भी हमारा तैयार होता है कॉन्सेप्ट, उसको हम क्या करते हैं, योजना को लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा समय, शक्ति व धन व्यवस्थापन के चरण। इसमें देखिएगा इसके बाद ये स्टेप आता है कि समय व्यवस्थापन के कुछ यंत्र भी बताए गए हैं। जो समय व्यवस्थापन है, इसका जो यंत्र है ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 95% जो आपका ये शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है यहीं से सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, ध्यान से पढ़ते जाइए बस। यहाँ पे समय व्यवस्थापन के अगर यंत्र की बात की जाए तो इसमें 3 पॉइंट है, पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम। पीक लोड का मतलब होता है जो घर की गृहिणी है, एक समय ऐसा आता है जब उसके पास जो है समय कम है लेकिन उसे कम समय में, यानी कि एक बार में ही उसके पास ढेर सारे कार्य होते हैं। जैसे कि सुबह का टाइम होता है जो महिलाओं का, उस समय उनका कार्य बहुत रहता है, 1-2 हाथ हैं अपने, हाथ समझ लीजिए कहने को 2 होते हैं लेकिन रहता एक है, क्योंकि एक मेन हाथ है अपना जो दाहिना हाथ वर्क करे या फिर जो बाएं हाथ को यूज करे, और दूसरा हाथ उसका सहयोग करने के लिए होता है। तो ये दोनों हाथ ही हैं लेकिन एक साथ में ढेर सारे काम रहते हैं। किसी को लंच पैक करना है, किसी को तैयार करना है, किसी के लिए कुछ करना है, यानी कि एक समय में ढेर सारे काम अगर हैं तो ऐसे समय को क्या कहा जाता है, पीक लोड कहा जाता है। और वही अगर कार्य वक्र की बात करें तो जो कार्य वक्र है, इस कार्य वक्र को एक बेल के शेप में, बेल माने घंटी, घंटी के शेप में इसको प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से जो कार्य है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। फिर एक समय ऐसा आ रहा है जब गृहिणी के पास ढेर सारे काम है, जब ढेर सारा वर्क होगा तो ऐसे टाइमिंग को क्या कहा जाता है, पीक लोड कहा जाता है। और पीक लोड के साथ ही साथ तीसरा यंत्र है हमारा विश्राम। अगर कार्यों के बीच में विश्राम आ जाता है, विश्राम ले लिया जाता है, तो कार्य करने में जो हमारी शक्ति है और समय है वो हम बचा सकते हैं। यानी कि जब व्यक्ति विश्राम किया होगा तो उसके पास एनर्जी होगी और कम समय में वो कार्यों को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बताया गया आपको, ये सब क्या हैं, ये तीनों पॉइंट जो हैं, पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम, ये हैं हमारे समय व्यवस्थापन के यंत्र बताए गए हैं। आगे देखिएगा आप लोग कि जब हम क्या करते हैं, समय के उपयोग का अध्ययन करते हैं, किसी जगह पे क्या किया गया, समय का प्रयोग किया गया और उस समय के उपयोग का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे समय अध्ययन को क्रोनेमिक्स कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समय उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, ढेर सारे ऑप्शंस, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे। और यही में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें आपने देखा होगा, या फिर आप लोग जो है क्वेश्चंस जो आए हैं मार्केट में, जो बुक्स आई हुई हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में बैठ भी चुके होंगे तो वो सब देखिएगा कि वहाँ पे कई ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। नेट का एग्ज़ाम देखिए, वहाँ पे 4 ऑप्शन ही नहीं और सारे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि समय उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे क्रोनेमिक्स कहलाता है। ये वर्ड याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे कि जो ये हमारा कार्य है मैनेजमेंट में, अपने हम क्या कर रहे हैं, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग तो कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमने संसाधन भी पढ़ लिया। अब ये देखिए कार्य कितने प्रकार के होते हैं।
जब हमारा परिवार है, परिवार में गृहिणी है, उसे अपने कार्य को करना है, तो वहाँ कार्य के प्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो बताए गए कार्य के प्रकार वो देखिएगा, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, आकस्मिक कार्य और व्यक्तिगत कार्य। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि टॉपिक्स आपको समझ में आ रहा होगा नाम से। अगर आपने थोड़ा सा भी होम मैनेजमेंट पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, नाम से समझिए। दैनिक कार्य का मतलब होता है ऐसा कार्य जो आप दिन में करते हैं। दिन का मतलब है कि एक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को क्या कहते हैं, दैनिक कार्य। ऐसे कार्य जो आप रोज करते हैं, भोजन पकाना है रोज पका रहे हैं, बर्तन धुलना है रोज धुल रहे हैं, कपड़े धुलना है रोज धुल रहे हैं। उसी में कुछ कपड़े हैं जो आप रोज नहीं धुल रहे हैं, तो इसके आधार पे आपके कार्यों का वर्गीकरण किया गया। ऐसा वर्क जो हम प्रत्येक दिन करते हैं वो दैनिक कार्य है। ऐसा कार्य जिसे हम सप्ताह में एक बार करते हैं उन कार्यों को साप्ताहिक कार्य कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप जो है रसोई घर में जो सामग्रियां, अनाज है, गेहूं धुलना है, उसे आटा बनाना है, दाल चेकअप करेंगे आप, चावल देखेंगे, ये सारी चीज़ें। और फिर जो घर में जाले वगैरह लगे हुए हैं साफ सफाई में, ये सारी चीज़ें जो देखेंगे आप, ये सारी चीज़ें आप हर रोज़ नहीं फ्री हैं अगर काम करने के लिए, तो आप सप्ताह में एक बार अवश्य कर लेते हैं। यानी कि ऐसे कार्य जिनको हम सप्ताह में एक बार करते हैं, ऐसे कार्यों को साप्ताहिक कार्य कहा गया। फिर वही है मासिक कार्य। मासिक कार्य का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसे हम महीने में एक बार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मासिक कार्य कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा वार्षिक कार्य। ऐसे कार्य जिसे हम वर्ष में एक बार करते हैं। वर्ष में एक बार करने का मतलब है कि जैसे आप देखिएगा अभी प्रेजेंट टाइम में आम के मौसम का टाइमिंग आ गया है, तो क्या करेंगे, इस समय अचार, खटाई वगैरह, सिरका सब लोग बना के गृहिणियां जो है रख देती हैं। कितने टाइमिंग के लिए, वर्ष भर के लिए, जितना भी इस्तेमाल करना है, जितना यूज करना है, वो सारी चीज़ें पैक करके वो बना करके रख देती हैं। तो ऐसे कार्य वर्ष में एक बार हो रहे हैं। त्योहार आ गया है तो घर की जो पेंटिंग वगैरह करवानी है, घर की मरम्मत करवानी है, ये सारे कार्य कब हो रहे हैं, वर्ष में एक बार किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य का मतलब होता है कि कोई भी कार्य आपको अचानक से करना पड़ जाए। जैसे आपने झाड़ू लगाया अपने घर पे, अच्छे से साफ सफाई कर ली, और जैसे ही आपने सफाई किया वैसे ही आंधी आ जाए और आपको फिर से वो कार्य करना पड़ गया तुरंत से, तो इस कार्य को क्या कहा जा रहा है, आकस्मिक कार्य कहा जा रहा है। किसी व्यक्ति का कहीं पे दुर्घटना अगर हो जाता है तो उससे जो आपका आकस्मिक कार्य बढ़ गया। किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो रहा है, तो यानी कि जो भी कार्य ऐसे हैं जो आपने पहले से ना सोचा है, ना होने वाला है, और अचानक से आपको करना पड़ जाता है, वो क्या होता है, आकस्मिक कार्य होता है। आप जो है सुबह से जो नाश्ता वगैरह सुबह बनाए हैं, फिर भोजन पका लिए, लेकिन अगर वही तुरंत आपके घर पे कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए तो आपको उसके लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनानी है, तो ये सब क्या है, आकस्मिक कार्य हैं। आप हर समय इसको नहीं करें, लेकिन अचानक से आपको करना पड़ जा रहा है। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जो आप अपना पर्सनली खुद का करते हैं, उसे व्यक्तिगत कार्य कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे जो कार्य के प्रकार हैं वो इतने सारे दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको ढेर सारे वर्क दे दिए जाएंगे, वो वर्क में से अलग अलग ऑप्शन दिए गए होंगे। ये जो 6 वर्क हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि इसमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो वार्षिक है, या आकस्मिक है, या फिर साप्ताहिक है, मासिक है। ज़्यादातर ऑप्शन में ये देखा जाता है कि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों में से ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये देखिएगा आप लोग कि समय योजना का सही क्रम, आपसे जो नेट का एग्जाम में यहाँ पे अरेंज करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ और भी जो एग्ज़ाम है LTGIC में और फिर PGT वाले में भी देखा जाता है, वहाँ पे कि जो वर्ड दिए गए हैं ऑप्शन में, उन्हें आपको क्रम से करना है, अरेंज करना है। ये आगे पीछे करके दिए गए हैं तो उसे आपको क्रम में करना है। यहाँ पे आपको क्रम में ही बताया गया है। सबसे पहले समय योजना में सभी मदों के लचीले तथा अनम्य कार्यों के तहत सूचीबद्ध करें। सभी मदों के लचीले तथा अनम्य कार्यों के तहत सूचीबद्ध करें। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके कार्य हैं उन्हें आप क्या करेंगे, लचीले तथा अनम्य कार्यों के तहत सूची बनाएं। आप उसमें कठोरता ना ले आके थोड़ा लचीलापन रख करके आप उसे लिख लीजिए कि आपको कौन कौन सा कार्य करना है।
आप उसे लिख लेंगे। इसके बाद प्रत्येक कार्य के लिए सही सही अनुमान लगाएंगे। अब आप जो है अनुमान लगा रहे हैं कि हमें जो कार्य करना है इसमें इतना समय लग सकता है, आपने अनुमान लगा लिया। फिर है संतुलन में आवश्यक प्राकलिक समय तथा उपलब्ध समय को मिलाना। इसका मतलब होता है कि जो कार्य है आपका, जो आपका मध्य है, जो कार्य है वो कार्य करने का जो रियल टाइमिंग है और जो आपने कल्पना किया है, इन दोनों में आप तुलना करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। इसके बाद समयानुक्रम में निर्धारण, फिर आप उनके समय अनुक्रम निर्धारित कर लेते हैं। फिर योजना लिख लेते हैं। योजना लिखी यानी कि आप योजना जो बनाए थे उसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो, समय योजना का क्रम हो गया, जिसे 5 पॉइंट में दिया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा कि शक्ति व्यवस्थापन के प्रयास। आपने देखा कि जो हमारा कार्य है उस कार्य को करने में, व्यवस्थापन करने में हमें समय, शक्ति व धन का व्यवस्थापन करना पड़ता है प्रबंधन में। तो उसी में जो शक्ति है, उस शक्ति व्यवस्थापन के समय आपको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। उस प्रयास के द्वारा ही आप अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो आप देखिए कि प्रयास में कौन कौन से प्रयास आपको दिए गए हैं वो देखिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मानसिक प्रयास, जिसे इंग्लिश में मेंटल एफर्ट कहते हैं। मानसिक प्रयास, मेंटल एफर्ट का मतलब होता है कि ऐसे वर्क, ऐसे कार्य जिस पे हमारा दिमाग कार्य करता है। जैसे ऑफिशियल कोई वर्क हो गया तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड के द्वारा कार्य करना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का आपको निर्णय लेना है तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं। और जब ये कार्य आप लंबे समय तक करते हैं तो आप क्या होते हैं, थकान महसूस होती है, आपको मेंटली थकान महसूस होती है। और इस प्रकार से जब आप मेंटली रूप से थक जाते हैं, थकान महसूस होती है, उसे दूर करने के लिए यहाँ बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक प्रयास करता है, यानी कि मानसिक रूप से कार्य करता है, तो उसे, अगर वो व्यक्ति 40 मिनट कार्य किया तो उस 40 मिनट कार्य के बाद 2 मिनट विश्राम करना चाहिए। 40 मिनट के कार्य में 2 मिनट विश्राम करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास इंग्लिश में इसको फिजिकल एफर्ट कहते हैं। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए लिखा गया कि एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी वर्ड दिया जा सकता है। तो शारीरिक प्रयास यानी कि फिजिकल एफर्ट में कहा गया कि जो आपका कार्य है उस कार्य का 75% विश्राम कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको बताया गया। आगे चक्षु प्रयास। मानसिक से समझ में आया कि जो हम दिमाग के द्वारा कार्य कर रहे हैं, शारीरिक से यानी कि अपने हम हाथ पैर इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। पैर का नहीं, अपने शरीर का जो बोझा ढोने का कार्य हो गया, हाथों के द्वारा कोई कार्य करे, ये सारे कार्य क्या है, शारीरिक प्रयास है। इसके बाद चक्षु प्रयास। चक्षु प्रयास का मतलब होता है विजुअल एफर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। चक्षु प्रयास का मतलब होता है कि ऐसे कार्यों को करने का प्रयास जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चक्षु प्रयास कहा जाता है। इसके बाद है मॉडर्न प्रयास, जिसे इंग्लिश में टॉर्सल एफर्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश इन्हीं दोनों में आता है। मॉडर्न प्रयास को टॉर्सल प्रयास कहा जाता है, टॉर्सल एफर्ट कहा जाता है। ये पॉइंट देखिएगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य जब आप झुक करके अपने शरीर को मोड़ देते हैं, झुक करके कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप खड़े हैं, नीचे से कोई भी सामान उठाना है तो आप झुकेंगे तो आपकी कमर के पास से क्या होगा, आप झुकेंगे तो कमर से आपका शरीर क्या है, मुड़ रहा है। इस प्रकार से हैं आप, लेकिन आप इस प्रकार से ऐसे अपने आप को ऐसे झुका रहे हैं, तो जहाँ पे आपके शरीर जो है कमर के पास से झुक रही है, मुड़ रही है, वो कार्य क्या है, मॉडर्न प्रयास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिएगा पद प्रयास, इसे इंग्लिश में पैडल एफर्ट कहते हैं। इसमें भी जैसे हमने बताया जो मॉडर्न प्रयास है, इसमें भी टॉर्सल एफर्ट लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है एग्जाम में। उसी प्रकार से पद प्रयास में पैडल एफर्ट देखने को मिलता है कि इंग्लिश में पद की जगह पैडल प्रयास भी लिखा जा सकता है। तो जो पद प्रयास है, नाम से समझ में आ रहा है, जब आप कोई कार्य करते हैं वहाँ अपने पैरों का प्रयोग कर रहे हैं अगर आप, तो उसे क्या कहा जाता है, पैडल प्रयास या फिर पद प्रयास। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाए कि आप जो है साइकिल से यात्रा करते हुए किसी मार्केट में सामान को लेने जा रहे हैं, तो वहाँ आप किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे वहाँ पे आप पद प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप बता दिया गया पहले से कि आप साइकिल के द्वारा जा रहे हैं, तो वहाँ जो आप प्रयास कर रहे हैं कार्य करते समय वो क्या है,
पद प्रयास है। पद प्रयास यानी कि आप साइकिल में देखिए पैडल होता है, वो पैडल पे आपसे बताया जाता है अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची हो, कोई भी लड़के लड़कियां हो जो साइकिल को चलाना भी सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको बताया जाता है कि आप जो साइकिल बैठने के बाद अपने पैडल को मारिए पैर से। तो ये इसका मतलब होता है कि आप अपने पैर से साइकिल को पुश करने का, धक्के देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे पैडल प्रयास या फिर पद प्रयास, ये दोनों ही वर्ड लिखे हुए आपको मिल सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एर्गोमीटर। एर्गोमीटर का मतलब होता है कि मांसपेशियों की थकान का मापन करने वाला जो यंत्र है, मांसपेशियों के थकान का मापक यंत्र जो है उसे एर्गोमीटर कहा जाता है। जिस प्रकार से आप मीटर, सेंटीमीटर ये सब देखे होंगे, उसी प्रकार मांसपेशियों के थकान मांसपेशियों में होता है। आप कोई ऐसा एफर्ट करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं, वहाँ पे आप थकान महसूस करते हैं और आपकी मांसपेशियाँ वर्क नहीं कर पा रही हैं, अगर वहाँ पे जब उसका मापन करते हैं तो उसका मापन एर्गोमीटर में किया जाता है। इसके बाद है आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्यों प्रसिद्ध है, इसका नाम गृह प्रबंधन में क्यों आया। तो आप ये बताएंगे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपंग महिलाओं के लिए मार्विन मुंडेल के द्वारा कार्य सरलीकरण का जिक्र किया। आपसे ये पूछा जाएगा कि अपंग महिलाओं के लिए मार्विन मुंडल के द्वारा कार्य सरलीकरण का जिक्र किया गया, वो कहाँ पे किया गया, तो आप बताएंगे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में किया गया था। या फिर ये पूरा सेंटेंस दे देगा, ये पूछेगा कि किस विद्वान के द्वारा दिया गया, तो आप सेलेक्ट करेंगे कि मार्विन मुंडल के द्वारा दिया गया। यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए वो क्या थे कि ये पूरे पारिवारिक संसाधन के वर्गीकरण के बाद उसे व्यवस्थापन करते समय शक्ति व धन का जब आप व्यवस्थापन करते हैं, उसके चरण, समय व्यवस्थापन के यंत्र, समय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्य के प्रकार, समय योजना क्रम है, शक्ति व्यवस्थापन के प्रयास हैं, एर्गोमीटर और फिर मार्विन मुंडेल के कार्य सरलीकरण का जो जिक्र किया है। यहाँ पे अगर आपको टॉपिक क्लियर समझ में आ गया हो तो इसे अच्छे से नोट डाउन आप कर लीजिए। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस हम कर लेंगे। अब हम बात करेंगे जो मार्विन मुंडल है, इन्होंने कार्य सरलीकरण का जिक्र जो है हार्ट एसोसिएशन में किया, वहीं पे इन्होंने कार्य सरलीकरण को लेकर ही अपने कुछ परिवर्तन के वर्ग बताए। इनका कहना है कि जब हम कोई कार्य करते हैं उन सभी में अगर कुछ परिवर्तन ले आते हैं, चाहे वो कार्य करने के लिए जो उपकरण हैं या फिर जो उसमें उत्पादन के लिए जो सामग्रियां हैं, उन सब में कुछ ना कुछ हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा कार्य जो वो आसानी से हो जाता है। इसी बात को लेकर के इन्होंने अपना क्या दिया है, परिवर्तन का वर्ग दिया है। देखिएगा सन 1940 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य सरलीकरण हेतु परिवर्तन का वर्ग दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्विन मुंडल ने जो अपना परिवर्तन का वर्ग दिया वो कहाँ पर दिया, किस यूनिवर्सिटी में दिया है और कब दिया है, तो आप लेंगे सन 1940 इसमें सिलेक्ट करेंगे। अगर नाम पूछ रहे हैं तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। 1940 और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य सरलीकरण हेतु परिवर्तन का वर्ग दिया। परिवर्तन का जो इन्होंने वर्ग दिया है उसमें 5 वर्ग इन्होंने दिया है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप। जो कार्य सरलीकरण है, कार्य सरलीकरण हेतु 5 परिवर्तन के वर्ग दिए हैं, ठीक है। इन 5 में से देखिए सबसे पहला है कि शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन। इनका कहना है कि जो हमारी शारीरिक अवस्था है, जैसे व्यक्ति बैठकर कार्य कर रहा है या फिर खड़े होकर कार्य कर रहा है, जिस हिसाब से किस मुद्रा में वो कार्य कर रहा है उसमें कुछ हम हेर फेर करके कार्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और फिर क्या कहा है, गति में परिवर्तन, आप कार्य चलते हुए कर रहे हैं या फिर बैठ के कर रहे हैं, जिस प्रकार का आपका कार्य है उस कार्य के अनुसार आप उसमें कुछ ना कुछ हेर फेर करके फिर कार्य को करें, ये पहला वर्ग था इनका। दूसरा है कार्य व्यवस्था एवं उपकरण में परिवर्तन। आपका जो कार्य करने की जो व्यवस्था आप बनाए हुए हैं उसमें कुछ चेंज कर दीजिए आप। और इसके साथ ही साथ उपकरण में परिवर्तन, जिन उपकरणों का प्रयोग करके आप कार्य सरलीकरण कर रहे हैं उन उपकरणों में कुछ परिवर्तन कर दीजिए। जैसे नॉर्मल आप देखिए, अगर कार्य करने की जो आपकी व्यवस्था है कि आपको मसाले पीसने हैं,
तो आप पहले सिलबट्टे का प्रयोग कर रहे थे, वो क्या हो गया, आपने कार्य करने की व्यवस्था थी आपकी, लेकिन वहीं पे आप जो उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आप परिवर्तन कर दे रहे हैं कि आप ये जो सिलबट्टा है उसका प्रयोग करना बंद करके आप वहीं मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके कार्य जो सरलीकरण है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और कार्य करने में आसानी होगी। इसके साथ ही साथ उसमें समय, शक्ति और धन तीनों की बचत होती है। इसके बाद देखिएगा उत्पादन क्रम में परिवर्तन। उत्पादन क्रम में परिवर्तन का मतलब है कि जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका जो क्रम है उसमें हेरफेर कर दीजिए। किस कार्य को आप पहले कर रहे हैं, किस कार्य को आप बाद में कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जब आप कोई कार्य करते हैं उसमें एक लयबद्धता होती है, एक साथ उस कार्य को करते हैं, तो आपके कार्य करने के साथ ही साथ आपकी जो शक्ति है उसमें बचत होती है और आपकी शक्ति की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। इसमें जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको बर्तन वगैरह धुलने हैं तो आप एक एक बर्तन हर समय धुलने से अच्छा है कि आप जब बार बार एक एक बर्तन को धुल रहे हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है, समय आपका वेस्ट हो रहा है। अगर आप कुछ बर्तन इकट्ठा हो जाता है तब आप धुलते हैं, तब उसमें क्या देखने को मिलता है कि समय कम लग रहा है और आपकी शक्ति भी बच रही है। ये उत्पादन का जो क्रम है उस क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा तैयार उत्पाद में परिवर्तन। तैयार उत्पाद में परिवर्तन करने का मतलब है कि जो भी आप मटेरियल तैयार कर रहे हैं ना उसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए। कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें परिवर्तन कर दीजिए। जैसे आपके पास समय कम है, आपको पराठे बनाने हैं, तो पराठे ना बना करके आप जो है रोटियां ही गोली गोली बना करके आप क्या करें, उसमें तेल लगा करके जिस प्रकार से आप पराठा तैयार करते हैं वैसे नॉर्मल सिंपल वाला पराठा आप तैयार कर लीजिए। टेस्ट वैसे ही आता है लगभग। तो आपको क्या हो, जो तैयार उत्पाद है उसमें आप परिवर्तन देख रहे हैं। इसके बाद एक कच्चे माल में परिवर्तन। कच्चे माल में परिवर्तन का मतलब होता है कि जो आप कार्य करने में जिन सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं उन सामग्रियों में अगर आप परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि लहसुन, अदरक, इन सबको अलग अलग से आपको छील के पेस्ट बनाने से अच्छा है कि आप जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेते हैं। ये कच्चे माल में डायरेक्ट आप परिवर्तन करके खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर रहे हैं। घर पे टोमेटो केचप बनाने से अच्छा है कि आप मार्केट से वो केचप ले रहे हैं। तो आप कच्चे माल में परिवर्तन करके अपने कार्यों में परिवर्तन कर ले रहे हैं और आपके शक्ति और श्रम दोनों की बचत हो जा रही है। ये 5 परिवर्तन के वर्ग मार्विन मुंडेल ने 1940 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो है परिवर्तन का वर्ग बाद में ग्रास व कैंडल ने इसे 3 कर दिया। ग्रास व कैंडल ने इस परिवर्तन के वर्ग को बाद में 3 ही कर दिया। इन्होंने 5 बताया था और यहाँ पे इन्होंने 3 बताया। तीनों क्या है, हाथ व पैर की गति में परिवर्तन। पहला बताया कि अपने हाथ की जो गति है, पैर की जो गति है उसमें परिवर्तन कर लीजिए। इसके बाद एक कार्य क्षेत्र, उपकरण एवं संग्रहीकरण में परिवर्तन। इसका मतलब है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, उसके बाद जो आपके कार्य करने का किन उपकरणों का आप प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ संग्रहीकरण में परिवर्तन का मतलब होता है कि आपका जो संग्रहागार है उसमें आप क्या परिवर्तन कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको तुरंत आवश्यकता हो उसे आप जो है किचन में अपने पास रखिए। और क्या करेंगे, लास्ट में ऐसी सामग्रियां जिनका आप हर समय प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको आप अलग रखिए। मतलब आप किस प्रकार से मैनेजमेंट अपने गृह का कर रहे हैं, अपने होम का मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि आपकी शक्ति और श्रम में बचत और समय में बचत की जाती है। कार्य क्षेत्र, उपकरण और संग्रहीकरण में परिवर्तन, ये तीनों पॉइंट को इन्होंने दूसरे में रखा। और तीसरी बात की इन्होंने कि उत्पाद में परिवर्तन, जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं ना उस उत्पाद में परिवर्तन कर पा रहे हैं आप। ये 3 स्टेप इन्होंने बताया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो ये कार्य सरलीकरण है, इस कार्य सरलीकरण के बाद ब्रिटेन के मजदूरों द्वारा चलाया गया आंदोलन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 8:8 ये बात कब किया गया और किस आंदोलन में किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि ये ब्रिटेन के मजदूरों के द्वारा, ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा आपको। ये देश का नाम याद रखें, ब्रिटेन के मजदूरों के द्वारा चलाया गया आंदोलन। इसमें कहा गया कि 8:8 की बात की गई, जो क्रमशः कार्य, आराम और निद्रा को दर्शाता है। इनका कहने का ये मतलब था इन मजदूरों का कि जो मजदूर जाते थे कार्य करने के लिए उनसे वेतन कम, मजदूरी कम दी जाती थी,
यहाँ सॉरी वेतन ना हो करके सिर्फ क्या होगा, मजदूरी ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं कार्य के बदले उन्हें पैसा दिया जाता है, उसी हिसाब से मतलब जो कार्य होगा उनका, उस कार्य के हिसाब से जब उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो क्या होती है, मजदूरी कहलाती है। तो ये मजदूरी में कम मिल रही थी और कार्य ज़्यादा करवाया जा रहा था, तो ब्रिटेन के सभी मजदूर इकट्ठा होकर के एक आंदोलन चलाते हैं और उस आंदोलन में क्या कहते हैं कि हम जो है 8:8:8 के क्रम में कार्य करेंगे, जो क्रम से क्या बता रहा है कि जो 8 है, 8 घंटे वो कार्य करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे और 8 घंटे वो निद्रा लेंगे, इससे ज़्यादा वो वर्क नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपने आंदोलन में कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य सरलीकरण में कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है कि कौन सी तकनीकी का किस प्रकार से आप प्रयोग करके कार्य सरलीकरण को माप सकते हैं या उसमें परिवर्तन देखने को आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, कार्य सरलीकरण तकनीकी को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले औपचारिक या फिर प्रयोगशाला विधि है और दूसरा है अनौपचारिक। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। इसमें देखिएगा, औपचारिक के अंतर्गत 4 पॉइंट दिया गया है और वही अनौपचारिक के अंतर्गत भी 4 दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये जो औपचारिक है, ये प्रयोग, ये विधि, ये तकनीकी का प्रयोग आप प्रयोगशाला में कर सकते हैं, जबकि ये जो अनौपचारिक या फिर इसे पेन पेंसिल विधि भी कहा जाता है, इसे आप खुद से स्वयं से कर सकते हैं, अपने घर पे ही कर सकते हैं, इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों पॉइंट आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपका क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ये 4 ये और 4 ये, चारों ऑप्शन दे देगा इसमें से मिला के, फिर आपसे सिलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो इसमें क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं वो औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 इसमें से रखा, 2 इसमें से, आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन कौन से ऐसे चरण हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, या फिर कौन सी तकनीकी है जो औपचारिक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट में चार्ट लिखा है, ये चार्ट वाले वर्ड जो है पेन और पेंसिल में आएंगे, और यहाँ पे इसके अतिरिक्त माइक्रो मोशन, फिल्म विश्लेषण विधि, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच, ये सब का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में या फिर औपचारिक विधि के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमने पहले ही बताया कि आपका शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन की क्लास है, यहाँ पे आप वही टॉपिक, वही क्वेश्चन पूछने के तरीके के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बस यही चीज़ आप देखिएगा। आपसे अब ये पूछा जा सकता है, और इसमें अनौपचारिक में ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमेन चार्ट और पाथवे चार्ट, इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी विधि है जो दोनों हाथों की गति को दर्शाता है, और ये चारों ऑप्शन दे देगा, या फिर 2 इसमें से 2 इसमें से दे देगा, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा उसमें से। तो आप देखेंगे कि दोनों हाथों की गति की बात कौन करता है, ऑपरेशन चार्ट में दोनों हाथों की गति में परिवर्तन करके जो आप कार्य को कर रहे हैं, ये ऑपरेशन चार्ट में बताएगा। ऑपरेशन का मतलब होता है आप अपने हाथ के द्वारा जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य की जानकारी आपको लेनी है, तो आप ऑपरेशन चार्ट की बात करेंगे। प्रोसेस चार्ट का मतलब होता है कार्य करने का प्रवाह। जब इस विधि का प्रयोग करते हैं आप प्रोसेस चार्ट विधि का, तो आप कार्य के प्रवाह का पता लगा पाते हैं। और इसके बाद मल्टीमेन चार्ट, मल्टीमेन चार्ट भी ऑपरेशन और प्रोसेस चार्ट की ही भांति होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि ऑपरेशन और प्रोसेस में लोगों की संख्या कम होती है या एक होती है, लेकिन मल्टीमेन में अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा है ना मल्टीमेन चार्ट, यानी कि अधिक व्यक्तियों के लिए इस चार्ट का या फिर इस तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद है पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट, पाथ से समझ में आ रहा है कि जहाँ चल रहे हैं उस दूरी में, जब आपसे पूछा जाए कि निष्पादन में लगी दूरी को कौन सा ऐसी तकनीक है वो दर्शा रहा है, तो आप बताएंगे पाथवे चार्ट दर्शाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीमती गिलवर्थ द्वारा प्रस्तावित कौन सी विधि या कौन सी तकनीकी दी गई है, तो आप बताएंगे श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा जो प्रस्तावित तकनीकी है
कार्य सरलीकरण में, वो पाथवे चार्ट के द्वारा, जो पाथवे चार्ट है उसे दिया गया है। ये आप पूछ रहा है कि पाथवे चार्ट जो किसके द्वारा दिया गया, तो गिलवर्थ के द्वारा, श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करेंगे जो ऑपरेशन चार्ट है वो प्रोसेस चार्ट है। इसमें कुछ चित्रों का प्रयोग करके हम अपने कार्यों को इन तकनीकियों के माध्यम से माप सकते हैं। इसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप ऑपरेशन चार्ट को देखिएगा। ऑपरेशन चार्ट में 3 चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हमने पहले ही बताया कि ये जो अनौपचारिक या पेन पेंसिल विधि है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, आप इसे घर पर स्वयं से कर सकते हैं। इसमें मापन आप कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है या फिर एक महिला है, गृह प्रबंधन करते समय, कोई भी कार्य करते समय किस प्रकार से वो गति कर रही है, कितना उसकी शक्ति लग रहा है और कितना समय लग रहा है। इसके लिए आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये है कि ऑपरेशन चार्ट का आप प्रयोग कर रहे हैं। ऑपरेशन चार्ट में आप 3 बिंदु का प्रयोग करते हैं। जो पहला है वो छोटे गोले में कि छोटा गोला है, दूसरा है बड़ा गोला और एक है त्रिभुज के आकार का। ये 3 चिन्ह दिए गए हैं और ये तीनों चिन्ह अलग अलग गतियों को, अलग अलग कार्यों को दर्शा रहे हैं। देखिए, जो छोटा गोला है वो भुजाओं की गति का प्रयोग दर्शा रहा है। जब ऐसा कोई कार्य करते हैं, जब आप दोनों हाथों के जो कंधे हैं, जो वो भुजाएं जो आपकी हैं, जहां वो कार्य कर रही हैं, जितना कार्य वो करेगा, आप उस छोटे गोले के सामने उतनी संख्या लिखते चले जाएंगे। इसके बाद जो बड़ा गोला है, ये अंगुलियों की गति का प्रयोग कर रहा है। इसके बाद जो त्रिभुज है वो आलस्य की, कहाँ पे आपको कार्य करते समय आलस्य आप में आया है, वो चीज़ें दर्शाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत छोटा गोला क्या दर्शाता है, ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत बड़ा गोला क्या दर्शाता है, या फिर त्रिभुज क्या दर्शाता है। वहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि छोटा गोला, बड़ा गोला, त्रिभुज इसमें भी है और प्रोसेस चार्ट में भी है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी कि ऑपरेशन चार्ट की बात की जा रही है या फिर प्रोसेस चार्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा छोटा गोला भुजा के लिए और बड़ा गोला अंगुलियों की गति के लिए और त्रिभुज जो है वो आलस्य के लिए। अब वहीं पे बात करते हैं प्रोसेस चार्ट की। इसमें 5 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। छोटा गोला, बड़ा गोला, आयत है, त्रिभुज है और फिर एक गोला है जो कि पूरा भरा हुआ है, फिल किया गया है। इसमें ये चिन्ह क्या दर्शा रहे हैं, जो छोटा गोला वो एक स्थान से दूसरे स्थान की गति को दर्शा रहा है। जब क्या करता है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, इस बीच में उसे कितना समय वगैरह लगता है उसका अंकन करता है। बड़ा गोला कार्य करने को दर्शाना, जब आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को दर्शा रहा है। ये जो आयत है इसका मतलब है निरीक्षण की गति को दर्शा रहा है। त्रिभुज है वो अवरोध, यानी कि आपके कार्य में क्या अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और ये जो गोला है छोटा, ये भरा हुआ है, इसका मतलब है कि एक साथ आप जब 2 कार्य करते हैं उसे दर्शा रहा है। तो ये दोनों में जो चिन्ह दिया गया है इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। लेकिन आप ये जो चिन्ह है इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे आज की क्लास में हमने पारिवारिक संसाधन को बताया। पारिवारिक संसाधन का प्रयोग करके हमने कार्य को कर रहे हैं। समय, शक्ति और धन के व्यवस्थापन के क्रम को हमने बताया और इसी में समय क्रम को, इसके बाद शक्ति व्यवस्थापन के चरण को, इसके साथ ही साथ शक्ति के बचाव के लिए कार्य सरलीकरण के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई। मार्विन मंडल के जो परिवर्तन के वर्ग बताए गए हैं, ग्रास व कैंडल ने क्या कहा, ब्रिटेन के मजदूरों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, कार्य सरलीकरण की जो तकनीकें बताई गई हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने आज की क्लास में कवर किया है। ये जो क्लासेस आपकी हैं इसमें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना समझ में आता हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपने क्लासमेट्स जो हो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ तक ये क्लास को शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। इसी के साथ हमने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।